नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे रीतिकालीन जो काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। इससे पहले के वीडियो में उसकी जो सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त की है। आज हम इस पे विशेष हर धारा की अपनी जो विशेषताएं हैं उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें रीतिबद्ध काव्य। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी। रीतिबद्ध काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर, देव, ये सभी वे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में अपना काव्य लेखन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत किया है। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। संस्कृत काव्य लक्षण, संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण। रीतिबद्ध कवियों ने जो काव्यांग के लक्षण लिए हैं, काव्यांग का मतलब है काव्य के अंग, छंद, अलंकार, शैली जिसे हम कह सकते हैं, भाषा, ये सभी जो रीतिबद्ध कवि है उन्होंने अपनी कविता का आधार जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर ग्रहण किया है। स्वयं को कवि शिक्षक के रूप में अभिहित करना। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि है वो स्वयं को कवि शिक्षक के रूप में देखते हैं। वे ये मानते हैं कि हम स्वयं दूसरे कवियों को काव्य की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है, तत्कालीन राजा, रईसों, रसिकजनों व समाज के लिए काव्यांगों का निरूपण। उस समय के जो रीतिबद्ध कवि थे, जो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत लिख रहे थे, वे उस समय के राजा लोगों, रईसों जो अमीर लोग थे उस समय के, रसिकजनों जो रस में आनंद, जो काव्य में आनंद लेते थे, उनके लिए ही काव्य रचना कर रहे थे। उनकी काव्य रचना का जो क्षेत्र है वह उन्हीं लोगों तक सीमित था। अगली विशेषता हम देखें, संस्कृत काव्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद करने का उद्देश्य किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा नहीं। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता का लेखन संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर किया है, तो संस्कृत काव्य शास्त्र का भी केवल उन्होंने अनुवाद ही किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र से जो भी उन्होंने सामग्री उठाई है उसका उन्होंने केवल अनुवाद मात्र किया है। किसी भी नए सिद्धांत की प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं की है। जो भी सिद्धांत पहले से चले आ रहे हैं, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, उनकी उन्होंने पुनर्व्याख्या की या उन्हीं की जो है वो सरल व्याख्या करके प्रस्तुत की है, या उन्हीं की एक तरह से व्याख्या प्रस्तुत की है। किसी नए सिद्धांत की प्रतिष्ठा जो है वो रीतिबद्ध कवियों ने नहीं की है। विषय सामग्री चयन करने में सरल मार्ग का अवलंबन, नायक नायिका भेद व अलंकार निरूपण। रीतिबद्ध कवियों की अगर हम विषय सामग्री की बात करें तो जो मुख्य विषय सामग्री है उनकी वह है नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण। उनका जो सबसे अधिक जो ध्यान गया है वो नायक और नायिका के भेद पर ही गया है कि नायिकाएं ऐसी हो सकती है, नायक ऐसे हो सकते हैं, और हम विविध अलंकारों का जो है वो प्रयोग कैसे कर सकते हैं, विविध अलंकारों का जो है वो हम काव्य में कैसे उसकी सुंदरता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में ही रीतिकाल के रीतिबद्ध जो कवि है उन्होंने जो है वो अपना पूरा श्रम जो है वो लगाया है। कवित्व और आचार्यता का अद्भुत एकीकरण। अभी हमने पहले देखा कि रीतिबद्ध जो कवि है वो अपने आप को कवि शिक्षक के रूप में जो है वो स्वीकार करते थे, कहलवाना पसंद करते थे। तो कवित्व के साथ आचार्यत्व, आचार्य हम उसे कहते हैं जिसे काव्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो, तो वह कवि भी है और आचार्य भी है। तो यह एक तरह से हमें अद्भुत एकीकरण भी रीतिबद्ध कवियों के भीतर देखने को मिलता है। पग पग पर श्रम, साध्यता और यांत्रिकता। रीतिबद्ध कवियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनकी लेखन का चित्र सीमित था। वह राज दरबार में लिख रहे थे, राजा की पसंद का ही लिख रहे थे, अमीर लोगों की पसंद का ही लिख रहे थे। तो उन लोगों ने यह कोशिश की कि अधिक से अधिक जो है वह किस प्रकार जो है वो अपने काव्य में चमत्कार पैदा कर सके, किस प्रकार से अपने काव्य में जो है वह अलंकार के माध्यम से सुंदरता ला सके। तो इस प्रयत्न में उनका जो काव्य वह एक तरह से यांत्रिकता में परिवर्तित हो गया। उसका भाव, उसका आनंद
कम हो गया, उनका सारा का सारा ध्यान उसकी भाषा, उसके छंद, उसके अलंकार, उसकी बाहरी बनावट की तरफ ही केंद्रित हो गई और इन अलंकारों और छंदों के लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम भी किया है। इसके लिए हम केशवदास को एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि केशवदास की कविता के जो भाव है वह अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग करने के कारण दब गए हैं। पांडित्य और काव्य कौशल के प्रदर्शन का उद्देश्य, रीतिबद्ध धारा के जो कवि है वो अपने पांडित्य का, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते हैं और काव्य कौशल कि मैं इतनी सुंदरता के साथ कविता लिख सकता हूँ, मैं इतने अलंकारों का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं इतने छंदों का प्रयोग कर सकता हूँ, ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा जो है वो हमें रीतिबद्ध काव्य धारा में देखने को मिलती है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि है उनका उद्देश्य भी यही तक था कि वो अपनी कविता के माध्यम से जो है वो किस प्रकार से अपनी विद्वता दिखा सके और राजा के दरबार में किस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा जो है वो स्थापित कर सके। अहम भावना और आलंकारिक शैली में पहेलियां बुझाना, चूंकि रीतिबद्ध कवियों में भीतर एक प्रतिस्पर्धा रही है कि किस कोई राजा जो है वो क्यों उन्हें अपने दरबार में जगह दे या बड़े से बड़े राजा के दरबार में उन्हें जगह मिले। इसके लिए वो जो है वो विविध प्रकार की शैलियों में जो है वो अपना लेखन किया करते थे, जिसमें अहम भावना और आलंकारिक शैली जो है वो प्रमुख है। वो एक तरह से पहेलियां बुझाने का काम करते हैं ताकि उनके काव्य को विशेष महत्व के साथ देखा जाए, विशेष गूढ़ अर्थ के साथ देखा जाए। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो हमें रीति काल के अंतर्गत रीतिबद्ध जो काव्य रचना है, रीतिबद्ध काव्य रचना में जिन कवियों ने अपनी काव्य रचना की है, ये सभी विशेषताएं जो है वो हमें उनके भीतर देखने को मिलती है। अगले वीडियो में हम रीति सिद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं वह देखेंगे। धन्यवाद।